नमस्कार। श्रीमती शांताबेन हरिभाई गजेरा प्राथमिक शाला में आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी विषय में विराम चिन्हों के प्रकार और उसके प्रकार या भेद के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो हिंदी पाठ्य पुस्तक में या जब हम पढ़ते हैं तब कितने सारे प्रकार के चिन्ह आते हैं, लेकिन कभी कभी हमें पता नहीं है कि कौन से चिन्ह का प्रयोग है यानी कि उपयोग है, कब करना है, वो हमें पता नहीं होता है। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी। सबसे पहले तो यहाँ पर देखें कि पूर्ण विराम, तो उसका जो चिन्ह है वो कैसा होता है, तो कि ऐसा होता है। तो अब हम उसका प्रयोग कब होता है उसके बारे में जाने तो किसी वाक्य में अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाने का अर्थ होता है कि यह वाक्य खत्म हो गया है। पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्नसूचक और विस्मयादि सूचक वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे उसके उदाहरण हम देखें तो वह कल आएगा, तुम घर चले जाओ, तो उसके यहाँ पर देखो कि वाक्य के अंत में हमने पूर्ण विराम किया है। यहाँ पर मालूम होता है कि यहाँ पर वाक्य खत्म हो रहा है। उसके बाद हम देखें अर्ध विराम। अब उसका प्रयोग है वो कैसे होता है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में जाने तो जब किसी वाक्यों को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो, यानी कि पूर्ण विराम नहीं लेकिन हल्का सा विराम, वाक्य पूरा नहीं करना है लेकिन वाक्य के बीच में थोड़ा सा विराम लेना है, तो पर वाक्य खत्म न किया जाए तो वहाँ पर अर्ध विराम यानी ऐसे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या कहा जाए कि जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम विराम लेना हो और अल्प विराम की अपेक्षा ज़्यादा विराम लेना है, यानी थोड़ा सा ज़्यादा रुकना है अल्प विराम से, तो वहाँ पर अर्ध विराम का यह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हम उसके उदाहरण देखें तो राम तो अच्छा लड़का है किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है, यानी कि यहाँ पर देखें तो कि राम अच्छा लड़का है और बीच में हमें थोड़ा सा ही विराम करना है, तो वहाँ पर हमें इस चिन्ह का यानी अर्ध विराम का हमें प्रयोग करना पड़ता है। अब हम देखें अल्प विराम। अल्प विराम के बारे में जाने तो जब किसी वाक्य को प्रभावी रूप से कहने के लिए वाक्य में अर्ध विराम से ज़्यादा परंतु पूर्ण विराम से कम विराम लेना हो तो वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि श्याम जरा इधर आना, और दूसरा है हाँ मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो यहाँ पर हमें अल्प विराम का प्रयोग करना पड़ता है। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में भी किया जाता है, यानी कि इसके अलावा भी अल्प विराम का प्रयोग कैसे करते हैं, तो कि अंकों को लिखते समय 1 2 3 4, तो वहाँ पर भी हमें अल्प विराम का प्रयोग करना पड़ता है। दूसरा देखें तो हाँ और नहीं, हाँ शब्द और नहीं शब्द के बाद नहीं यह काम नहीं हो सकता ऐसे वाक्य हो तो वहाँ पर हमें अल्प विराम का प्रयोग करना पड़ता है। नहीं के बाद हमें अल्प विराम लगाना पड़ता है। उसके बाद देखें तो कि एक ही प्रकार के शब्द का प्रयोग या एक ही प्रकार के वाक्यांश की पुनरावृत्ति होती है तब इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक ही शब्द को दोबारा बोलना है तब या लिखना है तब, जैसे कि भाग भाग ये शब्द आया तो बीच में अल्प विराम करना पड़ता है। दिनांक और महीने का नाम लिखने के बाद यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि 26 जनवरी 1950, यानी यहाँ पर जनवरी के बाद हमें अल्प विराम का चिन्ह करना पड़ता है। उसके बाद आता है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह यानी ऐसा चिन्ह होता है, तो उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं उसके बारे में जाने तो प्रश्न चिन्ह का प्रयोग
प्रश्नसूचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। अर्थात जिस वाक्य में किसी प्रश्न यानी सवाल के पूछे जाने के भाव की अनुभूति होती है, वहाँ वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे उसके उदाहरण हम देखें तो तुम तो यहाँ के नहीं लगते, तो यहाँ पर हमें प्रश्न का होने का भाव महसूस होता है। उसके बाद है यह तो तुम्हारा घर नहीं है, यह तो तुम्हारा घर नहीं है, ये भी प्रश्न का भाव हो रहा है इस वाक्य में। तुम तो आज यहाँ नहीं आने वाले थे, तो यहाँ पर भी हमें लगता है कि यहाँ पर भी प्रश्न का भाव महसूस होता है। अब प्रायः प्रश्नसूचक शब्द जैसे कि क्या, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, किस लिए आदि का प्रयोग जिन वाक्यों में होता है, वहाँ वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उसके उदाहरण देखें तो तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ क्यों आए हो। तो यहाँ पर क्या, क्यों, कब, कैसे ऐसे शब्द भी लगते हैं, तो पीछे प्रश्न चिन्ह आता है। अब आश्चर्य चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह के बारे में जाने तो विस्मय आदि सूचक चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य में आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष आदि भावों का बोध कराने के लिए किया जाता है। विस्मयादि बोधक शब्द जैसे कि ओ, छी, अरे, अरे यार, शाबाश, अच्छा, हाय, हे भगवान, काश के अंत में आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आश्चर्य चिन्ह का दूसरा नाम विस्मयादि चिन्ह भी है। ये चिन्ह का यहाँ पर मैंने चित्र सभी बताया ही है कि आश्चर्य चिन्ह कैसे किया जाता है। अब उसके उदाहरण हम देखें तो वाह क्या सुहावना मौसम है, तो वहाँ पर वाह के बाद आश्चर्य चिन्ह आता है। वाह क्या आलीशान घर है, तो वहाँ पर भी हमें आश्चर्य होता है, तो वहाँ पर यहाँ वाह के बाद आश्चर्य चिन्ह आता है। अरे तुम यहाँ, लेकिन यहाँ पर भी अरे के बाद हमें आश्चर्य होता है, इसलिए अरे के बाद आश्चर्य चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद है ओह यह तो उसके साथ बुरा हुआ, तो यहाँ पर भी आश्चर्य होता है, यानी ओह के बाद आश्चर्य चिन्ह लगता है। छी कितनी गंदगी है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी छी के बाद आश्चर्य चिन्ह आता है। शाबाश मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तो यहाँ पर शाबाश के बाद आश्चर्य चिन्ह आता है। अब आता है निर्देशक चिन्ह यानी डैश, ऐसा वाला चिन्ह, तो डैश या संयोजक चिन्ह, उसको निर्देशक चिन्ह भी कहा जाता है और संयोजक चिन्ह और सामासिक चिन्ह भी उसे कहा जाता है। जैसे हम इंग्लिश में उसको डैश बोलते हैं, तो उसका प्रयोग कब होता है वो जाने तो निर्देशक चिन्ह जिसे संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है, कुछ इसे रेखा चिन्ह भी कहते हैं। हम कभी कभी इसको रेखा चिन्ह भी कहते हैं। इसका प्रयोग निम्नलिखित दशा में किया जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि उसका प्रयोग कब होता है, तो देखिए उसका उदाहरण, तो प्राध्यापक ने कहा, तो क्या कहते हैं वो जानने के लिए बीच में इस चिन्ह का यानी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कल विद्यालय में अवकाश है। अब प्राध्यापक ने क्या कहा वो दर्शाने के लिए, उसको अलग करने के लिए यहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी ये वाक्य है, ये किसने बोला है, तो सुभाष चंद्र बोस ने। उसको अलग करने के लिए, उसके नाम को अलग करने के लिए यहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। अब थोड़ी सी और भी जानकारी उसके बारे में प्राप्त करें तो किसी शब्द की पुनरावृत्ति यानी कि कोई शब्द हमें दूसरी बार बोलना है तो होने पर, अर्थात एक ही शब्द के 2 बार लिखे जाने पर उनके मध्य के बीच में संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि
एक ही शब्द को 2 बार बोलना है, तो दो दो, तो उसके बीच में यहाँ पर निर्देशक चिन्ह आता है। उसके बाद है सौ कोस तक पानी का नामो निशान न था, तो यानी यहाँ पर सौ आया है 2 बार, तो यहाँ पर बीच में निर्देशक चिन्ह आएगा। फिर है युग्म शब्दों के मध्य में, युग्म शब्द यानी विलोम शब्द, तो यहाँ पर उसके बीच में भी यहाँ पर ऐसे डेस्क किया जाता है। जैसे खेलों में तो हार जीत लगी रहती है, तो हार और जीत उसको अलग दर्शाने के लिए बीच में यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा वाक्य है कुछ खाया पिया करो, बहुत कमज़ोर हो गए हो, तो यहाँ पर खाया पिया उसको अलग करने के लिए भी यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम देखें तो तुलनावाचक जो शब्द आते हैं, जैसे कि सा, सी, से के पहले यहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है, तुलनावाचक। तो देखें झील सी आँखें, यानी कि झील जैसी आँखें ऐसा अर्थ होता है, तो उसको सी अलग यहाँ पर करना है, तो यहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगाया गया है। फिर है चित्ते सी गति, यानी कि चित्ते जैसी, तो यहाँ पर उसको सी को अलग करना है, तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब हम देखें तो कोष्टक चिन्ह, अब उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें तो कोष्टक का प्रयोग किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए या अधिक जानकारी बताने आदि के लिए ऐसे वाले कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। अब कोष्टक का उपयोग मुख्यतः वाक्यों में शब्दों के मध्य में किया जाता है। सबसे पहले तो ये वाला जो कोष्टक है उसको लघु कोष्टक कहा जाता है। उसके बाद ये कोष्टक मैंने बनाया है तो उसको मझला कोष्टक कहा जाता है, तथा ये वाला जो कोष्टक है उसको दीर्घ कोष्टक कहते हैं। हिंदी साहित्य में लेखन में लघु कोष्टक यानी ये वाला जो कोष्टक है उसका ही सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग हमेशा जोड़ी में ही होता है। अब उसके हम उदाहरण देखें तो दशहरे के अवसर पर दशानन, यानी दशानन तो लिखा, उसके बाद उसका दूसरा नाम क्या, दशानन किसे कहते तो कि रावण को, उसको अलग करने के लिए हम लघु कोष्टक का प्रयोग करते हैं। तो दशहरे के अवसर पर दशानन यानी रावण के पुतले का दहन किया जाता है, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम देखें अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह के बारे में जाने तो उसका अवतरण चिन्ह इस प्रकार हम करते हैं, और अवतरण चिन्ह का दूसरा नाम है उद्धरण चिन्ह, यानी हमें उद्धरण चिन्ह भी उसको कहते हैं। अब उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें तो किसी वाक्य में किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गोदान, उदाहरण मैंने लिया है, गोदान को मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। यानी यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा, तो कि गोदान, तो उसको अलग करने के लिए यहाँ पर हम अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा उदाहरण यहाँ पर देखें, सबसे पहले उसके बारे में जानें कि किसी और के द्वारा लिखे गए या कहे गए वाक्यों या शब्दों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए अवतरण चिन्ह का यानी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए या कहे गए वाक्य, तो यहाँ पर देखें तो हरिवंश राय बच्चन ने कहा है, मन का हो तो अच्छा, मन का न हो तो और भी अच्छा। यानी इस वाक्य को हरिवंश राय बच्चन ने कहा है, तो उसको अलग करने के लिए यहाँ पर अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है उपविराम, उपविराम, और उसको अपूर्ण विराम भी कहते हैं, और ऐसे ही निशानी होती है। इसको हम
उपविराम कहते हैं। अब उसके बारे में जाने तो जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तो वहाँ उपविराम यानी अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। किसी शब्द को अलग बताना है तब। तो यहाँ पर मैंने लिखा विज्ञान, वरदान या अभिशाप, यानी विज्ञान शब्द को अलग बताना है तो यहाँ पर हमें उपविराम का चिन्ह करना पड़ता है। उसका दूसरा और भी उदाहरण है। उदाहरण राम घर जाता है तो उसमें उदाहरण शब्द को अलग करना है तो वहाँ पर हमें उपविराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। अब विवरण चिन्ह यानी ये वाला चिन्ह, तो उसका प्रयोग कब करते हैं तो वो जाने। तो विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने या विवरण देने के लिए किया जाता है। अब उसका उदाहरण देखें तो कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें। तो यहाँ पर हमें विवरण चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है पीछे। अब पुनरुक्ति सूचक चिन्ह यानी ऐसा वाला चिन्ह, इसका प्रयोग अब हम कैसे करते हैं तो यहाँ पर देखें। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य या वाक्य के अंश को दोबारा लिखने का श्रम बचाने के लिए करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है 1, 2 क्रम लिखे है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा दानकर्ता का नाम तो कि राम और श्याम, और यहाँ पर मैंने लिखा दान राशि, उसने कितने दान दिए, कितने रुपये तो कि 100 रुपये। राम ने 100 रुपये दान दिए हैं। तो अब श्याम ने कितने दिए तो उसने भी 100 रुपये दिए हैं। अब दूसरी बार हमें ऐसे दोबारा नहीं लिखना है, हमें दोबारा ज़्यादा श्रम नहीं करना है। तो यहाँ पर ऐसा चिन्ह यानी पुनरुक्ति सूचक चिन्ह हम कर सकते हैं, यानी 100 रुपये दिए तो ऐसा ही चिन्ह हम कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह कैसे कहते हैं तो इसे कहते हैं किसी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर, मैंने यहाँ पर उदाहरण लिया है। डॉक्टर को संक्षिप्त में हम डो ऐसे लिखते हैं और प्रोफेसर को हम संक्षिप्त में ऐसे प्रो ऐसे, उसके बाद हम ऐसे लाघव चिन्ह करते हैं, ठीक है। उसके बाद है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह यानी उसका प्रयोग अब हम कैसे करते हैं तो कि जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने उदाहरण लिखा है मैं टिकट ले आऊँगा, पर यहाँ पर हमें थोड़ी देर रुककर ऐसे लोप चिन्ह आता है, पर मैं साथ नहीं चलूँगा। यहाँ पर हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है हंसपट। हंसपट चिन्ह या त्रुटिबोधक चिन्ह, तो उसका प्रयोग हम कब करते हैं वो जाने। तो जब किसी वाक्य या वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है तो छूटे हुए वाक्य के नीचे हंसपट चिन्ह का प्रयोग कर छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं। यानी कि अगर मैं ऐसा वाक्य लिखना चाहती हूँ कि राम कल जाएगा, लेकिन कहाँ जाएगा वो मैं लिखना भूल गई, दिल्ली, तो मैंने ऊपर दिल्ली लिख दिया शब्द और इसके नीचे ऐसा चिन्ह मैंने कर दिया, तो इस चिन्ह को हम हंसपट चिन्ह कहते हैं। उसके बाद है तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग कैसे करते तो कि किसी शब्द अथवा गणित के अंकों के मध्य की तुल्यता यानी समानता या बराबरी आदि को दर्शाने के लिए तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि समानार्थी शब्द है अशिक्षित और उसका समानार्थी होता है अनपढ़, यानी उसके बीच में यहाँ पर तुल्यता सूचक जो चिन्ह है उसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 4 और 4, तो उसका 4 और 4 कितने होते हैं तो कि 8,
तो उसकी तुल्यता बताने के लिए यहाँ पर हमें तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है समाप्ति सूचक चिन्ह। उसका प्रयोग कैसे करते हैं तो उसके बारे में जाने तो समाप्ति सूचक चिन्ह का उपयोग बड़े लंबे लेख, कहानी, अध्याय अथवा पुस्तक के अंत में करते हैं, जो कि यह सूचित करता है कि लेख, कहानी, अध्याय अथवा पुस्तक समाप्त हो चुका है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये थी सभी चिन्हों की, विराम चिन्हों की यानी कि उसके बारे में जानकारी। थैंक यू।